हिंदुस्तान की फार्मा इंडस्ट्री ने कोविड के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। भारत सरकार का फार्मा सेक्टर को बहुत सपोर्ट भी मिला। उन्हीं चीज़ों के बात करने के लिए और किस तरीके से फार्मा इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है भारत सरकार, ये जानने के लिए डॉक्टर अरुणेश चावला, सेक्रेटरी फार्मा सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे साथ हैं। सर, जी बिज़नेस में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से कोविड के दौरान हम लोगों ने अलग अलग देशों में मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाईज़ की, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? वैक्सीन्स की जो हमने सप्लाई की, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो भारत की, हमारे देश की फार्मा और मेडिटेक इंडस्ट्री ने कोविड के दौरान और कोविड के बाद और जो अब कर रहे हैं, ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। फार्मा और मेडिटेक हमारे अर्थव्यवस्था का स्टार परफॉर्मिंग सेक्टर है, जो डबल डिजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हासिल कर रहा है। और आज लगभग अधिकांश जो फॉर्मुलेशन के क्षेत्र में है या जेनेरिक मेडिसिन के क्षेत्र में है, अधिकांश जेनेरिक दवाएं हमारे देश से सप्लाई की जाती हैं। हाल ही में आईक्यूबिया एक संस्था है, एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, जिसने हाल ही में स्टडी की और पाया कि जितनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन अमेरिका में बिकती है या उपलब्ध है, उसका 40% हमारे इंडिया से या हमारे देश से सोर्स होता है। इसी प्रकार यूरोप में भी 20 to 25% जो मेडिसिन हैं वे हमारे देश से सोर्स की जा रही हैं। हमने जीएमपी स्टैंडर्ड्स को सख्ती से लागू किया है। यूएस एफडीए और यूरोपियन मेडिकल एजेंसी के सर्टिफाइड प्लांट्स उनके अपने देश को छोड़कर अगर कहीं भी दुनिया में है तो वो भारत में स्थापित है। फार्मा इंडस्ट्री के बारे में अक्सर कहा जाता है कि बहुत सी बल्क ड्रग्स हमारे यहाँ इंपोर्ट होती हैं। ये स्टीरियोटाइप को तोड़ देने का समय आ गया है। पिछले साल, गत वर्ष, हमने जितनी बल्क ड्रग्स इंपोर्ट की उससे अधिक एक्सपोर्ट की। यह एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। सर, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा। जो एपीआईज है, हम जो इंपोर्ट करते हैं, जो रॉ मटेरियल पे उस पर कॉस्ट आता है और जो फाइनल प्रोडक्ट पे उसका कॉस्ट बढ़ता है, हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? स्पेसिफिकली जब आप देखते हैं कि चाइना से हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट पे कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है, तो इसको कट डाउन करने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए, क्योंकि हम आज बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं, तो फार्मा सेक्टर में इस चीज़ को आप देखने के लिए किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा किस तरीके से देखती है? सर, टाइम हैज कम टू थ्रो दिस स्टीरियोटाइप आउट ऑफ द विंडो। समय आ गया है कि अब हम अपनी क्षमता पहचानें और इस स्टीरियोटाइप से आगे बढ़ें। पिछले वर्ष में आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने जितनी बल्क ड्रग्स का इंपोर्ट किया उससे अधिक हमने एक्सपोर्ट किया। जो जेनेरिक ड्रग्स हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से 8 गुना अधिक है। तो जब बल्क ड्रग्स के इंपोर्ट कम हो रहे हैं, उसके भी एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और फिनिश्ड ड्रग्स के या फॉर्मुलेशंस के एक्सपोर्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा फार्मा सेक्टर स्टार परफॉर्मर है। अब यह एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बन चुका है। सर, आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने पिछला पीएलआई स्कीम दिया, उसने इंपोर्ट को रिड्यूस करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। आगे चलते हुए आप किस तरीके से देखते हैं? क्या एक नई पीएलआई स्कीम भारत सरकार द्वारा लाई जाएगी, जिसमें स्पेसिफिकली जो इक्विपमेंट्स होते हैं
उसको मैन्युफैक्चर करने में और सहायता मिलेगी? जो लिम्स होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, क्या उसमें एक सहायता मिलेगी? किस तरीके से आप देखते हैं भारत सरकार क्या करने जा रही है और क्या योजनाएं हैं नई एक पीएलआई स्कीम लाने की? पीएलआई स्कीम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। मैं यहां तक अगर कहूं कि हमारी आशाओं से अधिक पीएलआई स्कीम्स ने सफलता पाई है। बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस के लिए 50 बड़े ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भारत में स्थापित हुए हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये सारे प्रोजेक्ट, सारे प्लांट्स वो बल्क ड्रग और वो मेडिकल डिवाइसेस बना रहे हैं जो पहले 100% पूर्णतः इंपोर्ट होते थे। ये बल्क ड्रग्स और ये मेडिकल डिवाइस प्लांट्स, जिनकी संख्या 50 से भी अधिक है अब, इन्होंने इस वर्ष से एक्सपोर्ट भी करना प्रारंभ कर दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि मेडिटेक के हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल सर्जिकल कंज्यूमर, चाहे वो बॉडी इम्प्लांट्स हों, असिस्टिव डिवाइसेस हों, चाहे वो कॉर्नरी स्टेंट्स हों, कार्डियोवैस्कुलर इक्विपमेंट हो, इमेजिंग डिवाइसेस हों जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड मशीन्स, ये सभी अब हमारे देश में बनने लगे हैं इस वर्ष से, और इनका एक्सपोर्ट भी प्रारंभ हो गया है। और जो गत वर्ष के आंकड़े अगर हम देखें तो मेडिकल और सर्जिकल कंज्यूमेबल्स के क्षेत्र में हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कहीं ज्यादा अधिक है। और इसके साथ साथ जो बाकी पीएलआई प्लांट्स, नए प्लांट्स हमारे यहाँ स्थापित हुए हैं, जिसमें इमेजिंग डिवाइसेस, कैंसर थेरेपी इक्विपमेंट, असिस्टिव डिवाइसेस, बॉडी इम्प्लांट्स, ये सब, इन सब का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है। यहां तक कि हमारे 2 बड़े प्लांट से तो इस पिछले वर्ष में बड़ी मात्रा में वेस्टर्न कंट्रीज में कॉर्नरी स्टेंट्स तक एक्सपोर्ट किए गए। सर, आप बात कर रहे हैं पीएलआई स्कीम ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है, इंडस्ट्री ने बहुत उस चीज़ को सराखों पे रखा, आगे बढ़ाया, लेकिन वहीं पे एक मुद्दा आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल का। चाहे आप ड्रग्स की बात करें जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर हम लोग बॉडी लिम्स की बात करते हैं जो हम लोग मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करें और अपने कंट्री में भी यूज़ कर रहे हैं, वहीं पर क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। यूएस ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है? क्वालिटी इज अवर मिशन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अपने पहले भाषण में कहा था, 0 डिफेक्ट, फुल इफेक्ट। हम क्वालिटी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वर्ल्ड क्लास बनाया है। हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स और मेडिकल डिवाइस रूल्स में जहां क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के शेड्यूल्स हैं, उनको अपग्रेड करके वर्ल्ड क्लास बनाया है। हमारे सभी प्लांट्स इस वर्ष के अंत तक WHO GMP सर्टिफाइड होंगे। हमारे सभी मेडिकल डिवाइस प्लांट्स अब ISO सर्टिफाइड हैं। यहां तक कि हम अब ग्लोबली कंपेटिटिव हैं और हम एक ओपन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। जो हमसे एक्सपोर्ट करता है, हम उन्हें भी इनवाइट करते हैं ऑडिट करने के लिए, और हम स्वयं भी ऑडिट करते हैं। सर, ऑडिट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा पोस्ट कोविड एरा में यूएस ने सबसे एक अलग से किया कि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कम कर दिया है, और वहीं पे एक मौका हमें मिलता है हमारे देश के फार्मा इंडस्ट्री को कि वो उस गैप को फिल कर सकें। कोविड में हमने बेहतरीन काम किया, एक्सेप्शनल काम किया है। हमने कई देशों को, यूएस तक को हमने कई चीज़ें सप्लाई की हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उस चीज़ को इनवाइट किया, बट उससे आगे अब क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अगला कदम क्या है हमारा? बहुत अच्छा कहा आपने कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हमें अब एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमारे यंग साइंटिस्ट
यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग इंजीनियर्स, उनकी नॉलेज, उनकी क्षमता और उनका उत्साह देखिए। आज अमेरिका, यूरोप की हर बड़ी फार्मा कंपनी, उसका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हमारे यहाँ स्थापित हो गया है। 2 हफ्ते पहले ही सनोफी, जो फ्रांस की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या बायोलॉजिकल कंपनी है, उन्होंने भी अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हमारे देश में प्रारंभ किया। हमारे देश में बहुत सारी CRDMO, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी स्थापना हो गई है। वहां पर लाखों की तादाद में हमारे यंग बच्चे, यंग इंजीनियर, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। देखकर बहुत खुशी होती है। और इसको और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भी एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत हर नाइपर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, उस पर कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें फ्यूचरिस्टिक रिसर्च इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के माध्यम से होगी। उसी योजनाओं के अंतर्गत हम बहुत सारे स्टार्टअप्स जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, जिसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग साइंटिस्ट जो जिसको पायलट करेंगे, उन्हें भी सपोर्ट करेंगे। और इसके अतिरिक्त पेटेंट क्लिफ का दौर आ रहा है। लगभग 25 से 30 ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल्स अगले 5-6 साल में पेटेंट से ऑफ होंगे। हम इस योजना के अंतर्गत अभी से उस पर काम प्रारंभ हमने कर दिया है और इस 30 फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स, 30 फ्यूचरिस्टिक मॉलिक्यूल्स जो है उसको डेवलप करने के लिए और उसे मार्केट अप्रूवल, मार्केट ऑथराइजेशन तक ले जाने के लिए भी हम इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन देंगे। सर, अगर बात की जाए मेडिकल टूरिज़्म की, हिंदुस्तान एक बहुत ल्यूक्रेटिव पोजीशन पे है। बहुत लोग बहुत अलग अलग देशों से भारत में आते हैं क्योंकि हमारा मेडिकल जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी कंटेन्ड है आज तक। तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, उसमें सरकार का क्या योजनाएं हैं कि इसको आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसको और ल्यूक्रेटिव कैसे बनाया जाए, अगर उस पर आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेडिसिटीज की योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है, इस पे कार्य कर रहा है। और फार्मा और मेडिटेक इंडस्ट्री के हैसियत से हम लोग टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें हम हेल्थ केयर साइड, बड़े बड़े जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जो ग्लोबली ओरिएंटेड हैं, उनको भी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि दुनिया में टॉप क्वालिटी हेल्थ केयर एंड टॉप क्वालिटी मेडिटेक इंडस्ट्री में हमारा नाम हो। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिस पे फार्मा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, जिस पे आगे चलते हुए फार्मा इंडस्ट्री को और सपोर्ट मिलेगा, फार्मा इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा? हम फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में बायो फार्मास्यूटिकल्स, जिनको बायोलॉजिकल्स और बायोसिमिलर्स कहा जाता है, उस पर आगे चलकर बहुत तेजी से काम करेंगे। इसके अतिरिक्त मेडिकल डिवाइसेस में इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा उसे पोस्ट पीएलआई के बियॉन्ड जाकर हम कैसे प्रोत्साहित करेंगे, इसके लिए एक स्टैकेथॉन का आयोजन किया गया था और अब उसका दूसरा चरण अगले ही हफ्ते 21 तारीख को किया जाएगा। और उसके आधार पर हमें वित्त मंत्रालय से भी हम शुक्रगुजार हैं, हमें स्वीकृति प्राप्त हो गई है और उसके आधार पर और उन कंसल्टेशन फीडबैक को लेते हुए हम पोस्ट पीएलआई मेडिटेक सेक्टर के लिए भी एक नई स्कीम, एक नई योजना लेकर आएंगे। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।